नमस्कार, मैं राम कुमार स्टडी डिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम आपको साइकोलॉजी में एक चैप्टर है विकास विकास की अवधारणा क्या होती है इसके बारे में अध्ययन कराएंगे, जिससे आपको सीटेट में, यूपी टेट में और सुपर टेट में सभी में लाभ मिलने वाला है। हम चाहेंगे कि आप इसको जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं कि विकास क्या होता है। तो दोस्तों बता दें, विकास को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, यह दो तरीके से होता है। एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब ये होता है जो डेवलपमेंट हुआ, जिसे हम माप सकते हैं, जिसका हम मापन कर सकते हैं। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब ये हुआ जिसका हम आकलन कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा कि जब विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो मानव की विकास की बात करें तो मानव की विकास की बात करें तो यह मानव का जो विकास होता है वह क्रम से होता है। कैसे होता है? आप देखते हैं कि मानव के विकास का क्रम होता है, 4 पक्ष होते हैं इसमें, और इस 4 पक्ष में पहला होता है शारीरिक विकास। पहला होता है शारीरिक विकास, दूसरा होता है मानसिक विकास, तीसरा होता है संवेगात्मक विकास, और चौथा होता है सामाजिक विकास। इन 4 पक्षों के द्वारा मानव का विकास होता है। और जब 4 पक्षों के द्वारा मानव का विकास होता है तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो विकास की दर होती है मात्रात्मक होती है और गुणात्मक होती है। जो मात्रात्मक होती है वह होता है शारीरिक पक्ष। कौन सा? तो शारीरिक पक्ष होता है। इस शारीरिक पक्ष के अंतर्गत हम देखते हैं कि शरीर का बढ़ना हो गया। शरीर का जो बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि उसमें जो आदमी मोटा होता है, पतला होता है, ये जो सारी स्थितियां होती हैं शारीरिक पक्ष, इसका हम मापन कर सकते हैं। जब मापन कर सकते हैं तो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये सारा कुछ हमने मापन कर लिया, तो इसलिए मात्रात्मक है और इसके जिसका हम मापन कर सकते हैं। और गुणात्मक है तो जिसका हम आकलन कर सकते हैं। अब मानव के अंदर मानसिक जो परिवर्तन हुआ, उसकी बुद्धि में जो परिवर्तन हुआ, उसके संवेगों में जो परिवर्तन हुआ, उसका जो सामाजिक विकास हुआ, जैसे नैतिकता का विकास हुआ, चारित्रिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, ये जो दिखते नहीं है, जिनका हम मापन नहीं कर सकते लेकिन आकलन कर सकते हैं। और जब आकलन कर सकते हैं तो इसके अंतर्गत आता है कि जो तीनों पक्ष देख रहे हैं वो आता है किसके अंतर्गत? गुणात्मक। यानी गुणों का हम क्या कर सकते हैं? आकलन कर सकते हैं। और आकलन को ही कहते हैं मूल्यांकन। तो अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि शरीर का जो पक्ष होता है मानव का, वो शरीर का जो बढ़ना हो गया वो क्या है? मात्रात्मक है। और मस्तिष्क का विकास, संवेगों का विकास, सामाजिक विकास, ये क्या है? गुणात्मक है। तो इस तरीके से हम आप समझे होंगे कि कंसेप्ट क्या है विकास का। तो विकास का मतलब यही है कि डेवलपमेंट होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। और यह परिवर्तन 2 रूप में होता है। एक होता है मात्रात्मक परिवर्तन, एक होता है गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन में कौन सा? तो शारीरिक विकास। और गुणात्मक परिवर्तन में कौन सा? तो ये 3 आप देख रहे हैं, 3 पक्ष हैं, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इसी में हम देखते हैं कि मात्रात्मक जो विकास होता है इसको एक नाम देते हैं। इसको एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है, इसे हम बोलते हैं वृद्धि, बोलते हैं वृद्धि। और जो गुणात्मक विकास होता है या गुणात्मक परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं विकास। ये 2 चीजें हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि को ही हम मनोविज्ञान की भाषा में बोलते हैं अभिवृद्धि। मनोविज्ञान की भाषा में इसे अभिवृद्धि बोलते हैं, इसको बोलते हैं विकास। अब यहाँ पे कंसेप्ट यह है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं? यदि इसे देखा जाए तो वृद्धि क्या है?
तो वृद्धि के अंतर्गत हम देखते हैं कि शरीर का बढ़ना हो गया, शरीर के साथ साथ शरीर के अंदर जो बढ़ना हो गया वो क्या है, वृद्धि के अंतर्गत आता है। और विकास की जो प्रक्रिया होती है वो संपूर्ण वृद्धि के साथ साथ उसमें जितने भी मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक जितने भी गुणों का विकास होता है, जितने भी वृद्धि होती है उसे बोलते हैं विकास। विकास जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको हम बोलते हैं कि यह जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु तक चलने का काम है। इसी बात को लेकर के आप देखे होंगे कि जो आपका सिलेबस दिया रहता है उसमें सबसे पहला आपका हेडिंग होता है विकास की अवधारणा। मेरे समझाने का मतलब यह था कि आप विकास को समझ जाओ और विकास को समझने के बाद फिर आपका जो चैप्टर चलता है उस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या किस तरीके से आपके तो काम आने वाली चीज है, तो इसको हम देखते हैं कि विकास की अवधारणा क्या होती है, कंसेप्ट क्या होता है विकास का। तो कंसेप्ट तो आपने समझा होगा, और विकास की अवधारणा के अंतर्गत हम चलते हैं कि कहते क्या है इसको विकास। बात करते हैं पहला विकास की अवधारणा। आप चाहे यूपी टेट दे रहे हो, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, चाहे आप सुपर टेट दे रहे हो, जैसे आप सिलेबस खोलेंगे सिलेबस में आपको पहली हेडिंग मिलती है विकास की अवधारणा। इसका मीनिंग्स क्या होता है आपको हमने बता दिया कि विकास का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन दो रूपों में होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। और अवधारणा का मतलब होता है कि आप इसे समझते क्या है, आपको समझ में क्या आया, विकास को आपने समझा क्या, परिवर्तन को आपने समझा क्या। तो परिवर्तन का मतलब यही हुआ कि जो विकास हो रहा है वह क्या होता है, जो कहा जाता है। यहाँ पे तीन चीजें देखिएगा जो आपको कंफ्यूजन करता है। सबसे पहला तो हम विकास की बात करते हैं, और विकास की बात करते हैं तो यह विकास जो होता है मानव का, वह जन्म के पूर्व से शुरू होता है। जन्म के पूर्व से शुरू होता है और कहां तक चलता है, तो मृत्यु तक चलता है। तो इस तरीके से हम इसकी अवधारणा के अंतर्गत बोल सकते हैं कि यह विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, जो गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने का काम करती है। तो जन्म के पूर्व अर्थात गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक चलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। यहीं पे आपको एक और कंसेप्ट मिलता है जिसे हम बोलते हैं अधिगम। अधिगम ही सभी लोग जानते हैं कि सीखना होता है। अधिगम को यदि कह दिया जाए तो सभी लोग बोलते हैं अधिगम का मीनिंग होता है सीखना, लेकिन इसकी यदि व्यापक अवधारणा ले तो व्यापक अवधारणा के अंतर्गत समझ में बात आती है कि अधिगम का मतलब होता है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाना। और जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाना तो यह प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, यह प्रक्रिया शुरू होती है जन्म से लेकर के मृत्यु तक। ये शुरू होती है जन्म से लेकर के मृत्यु तक। कहने का तात्पर्य हो गया कि अधिगम जो होता है वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यही पे विकास को पूछ दिया तो जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं अधिगम जन्म से है या विकास जन्म से है। बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है विकास क्या है, तो बोलते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन आपका सवाल गलत हो जाएगा। सही सवाल यह, सही जवाब यह है कि विकास जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यहीं पे शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा भी इसी तरीके से है कि शिक्षा भी जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये तीन चीजें जो आपको कंफ्यूजन करती हैं हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी विकास को पूछ दिया तो विकास का मतलब यह है कि यह गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि अन्य ये जो चीजें आप देख रहे हैं अधिगम हो गया, शिक्षा हो गया, यह जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलने का काम करती है। आप विकास की अवधारणा को समझ गए होंगे कि यह विकास क्या है, तो यह जन्म के पूर्व से चलने वाली प्रक्रिया है जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। और होता क्या है इसमें कि यह एक रेखीय न होकर के क्या होता है, इस तरीके से चलते रहती है, कभी खुशी कभी गम जिसको बोलते हैं कि कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। इस तरीके से विकास की अवधारणा को हमने समझा, और विकास की अवधारणा के बाद आप दूसरा चैप्टर उसी में देखेंगे कि विकास की अवधारणा के बाद विकास की अवस्थाएं होती हैं। विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं सभी लोग जानते हैं कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं।
विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, ये एकदम जनरल चीज है, सभी लोग जानते हैं। इसमें कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनको हम क्या करते हैं कि जानते हुए भी गलती कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे बताया जाता है, बार बार बताया जाता है, उसके बावजूद भी एक जो रट्टा मार लेते हैं कि नहीं ये तो सर बताया कि इसी का हमारा सही हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं कंफ्यूजन की वजह से वो अपना एक नंबर खो देते हैं। इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत क्या क्या वर्णित किया गया। विकास की 4 अवस्थाओं को बांटा गया है। पहली अवस्था है जिसे हम बोलते हैं शैशवावस्था। बड़ा ही सिंपल चीज है शैशवावस्था, जिसे हम बोलते हैं 0 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था होती है। यही बड़ा कंफ्यूजन की बात होती है। दूसरा है बाल्यावस्था, इसे हम बोलते हैं 6 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसे बोलते हैं बाल्यावस्था। और तीसरी अवस्था होती है इंपॉर्टेंट अवस्था, जिसे बोलते हैं किशोरावस्था, और यह चलती है 12 से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था। चौथी अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था, जो 18 वर्ष से आगे तक चलने का काम करती है, उसे बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। हर एक चीज का एक होता है कि जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, यही 2 बातें सत्य होती हैं। उसी तरीके से मानव की अवस्थाओं को देखा जाए, मानव की विकास की अवस्था को देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। अभी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में आपको इंपॉर्टेंट 3 चीजें पढ़नी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब इसमें देखिएगा कि शैशवावस्था में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए बच्चे ज्यादा उथल पुथल के मामले मच जाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो एनसीईआरटी पे बार बार ये बोलते हैं कि नहीं शैशव काल या शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष मानता है, तो क्यों मानता है? तो देखिएगा इसे 2 भागों में बांटा गया है। शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कहा गया है पूर्व शैशवावस्था, दूसरा है उत्तर शैशवावस्था। इसकी बात करें तो पूर्व शैशवावस्था की उम्र मानी गई है 0 से 3 वर्ष। इसकी बात करें तो यह 3 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था को मानी गई है, यह पूर्व उत्तर शैशवावस्था। उसी तरीके से आप देखेंगे कि बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था, 6 से लेकर के 9 वर्ष की अवस्था को कहा गया है पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था 9 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था को कहा गया है उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था को कहा गया है पूर्व किशोरावस्था, इसे कहा गया है 12 से लेकर के 15 वर्ष, और ये जो है उत्तर किशोरावस्था 15 से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था को कहा गया है। कुछ कंफ्यूजन आपके दूर हुए होंगे। ये जो 2 भागों में बांटा गया है, एनसीईआरटी आखिरकार शैशवावस्था या शैशव काल को 0 से 2 वर्ष क्यों मानती है? इसका रीजन यही है कि आप देख रहे हैं कि पूर्व शैशवावस्था जो है 0 से 3 वर्ष माना गया है, और उसी को शैशव काल माना जाता है। और जब शैशव काल माना जाता है तो आप देख रहे हैं कि 0 से 2 वर्ष की गणना यहाँ हो रही है, 3 वर्ष जो है वो कहाँ पे उत्तर शैशवावस्था में गणना हो रही है। इसलिए यहाँ से भी आप कंफ्यूजन पर अपना दूर कर सकते हैं कि शैशवावस्था या शैशव काल को एनसीईआरटी क्या मानती है, तो 0 से 2 वर्ष की मानती है। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं। तो इस तरीके से देखा गया कि विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत पहली अवस्था का सस्पेंस आपका दूर हुआ होगा। दूसरी बात और बता देते हैं कि और आप सस्पेंस को दूर कर लीजिएगा कि जब इसमें जीवन चक्र चलता है, मानव का जो जीवन चक्र चलता है, ये जीवन चक्र जो चलता है ये एक सिद्धांत पे कार्य करता है। और जब मानव का विकास इस सिद्धांत पे काम करता है तो इसमें आप देखते हैं कि एक होता है दिशा का सिद्धांत। मानव के विकास का दिशा का सिद्धांत यह बताता है कि मानव की विकास की दिशा जो निश्चित है। अब कैसे दिशा निश्चित है? तो ऊपर से नीचे की, अर्थात सिर से पैर की ओर। विकास कैसे चलता है? तो सिर से पैर की ओर चलता है।
अब सिर से पैर की ओर चलता है, ये तो समझ में आ गया कि ये दिशा का सिद्धांत निश्चित है। दूसरा है, इसी में सिद्धांत चलता है जीवन चक्र का सिद्धांत। जीवन चक्र का सिद्धांत क्या कहता है? यहाँ ये कहता है कि जीवन का जो पहिया चलता है वो किस तरीके से, जैसे अभी हमने बताया कि एक रेखीना होकर के ये क्या चलता है, कभी खुशी कभी गम होता है, उसी तरीके से जीवन भी हमारा चलता है। मानव का जीवन किस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे दर्शाया गया कि पहला जीवन जो होता है वह 0 से 2 वर्ष होता है, और 0 से 2 वर्ष में जो विकास की गति होती है वो तीव्र होती है। 0 से 2 वर्ष में विकास की गति तीव्र हुई, और जब दूसरा जीवन का काल आता है तो जिसको हम बोलते हैं 2 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था होती है, और यहाँ पे जीवन की गति जो होती है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। हमारा बढ़ना, हमारा विकास करना धीमा पड़ जाता है। तो विकास किस गति से चलता है? धीमी गति से चलता है। तीसरे जीवन के चक्र में चले तो 11 से लेकर के 15 वर्ष की अवस्था तक जब चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं किशोरावस्था में प्रवेश कर गया बालक, यहाँ पे पुनः क्या हो जाता है, विकास की गति तीव्र हो जाती है। और चौथे की बात करें तो 15 से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था में जाकर के पुनः क्या हो जाती है, विकास की गति धीमी हो जाती है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि शैशव काल हमारा कौन सा है, तो 0 से 2 वर्ष। क्यों एनसीईआरटी मानती है? आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत हमने बताया आपको कि 4 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, और इंपॉर्टेंट में आपने शैशवावस्था के जो सस्पेंस थे उसको हमने दूर किया। बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है, किशोरावस्था की उम्र क्या होती है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो इस तरीके से जो आपके कंफ्यूजन हुए थे वो दूर हुए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि अलग अलग जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो जीवन की हमारी नैया है वह किस तरीके से तीव्र गति से और धीमी गति से चल रही है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।